दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करो। ट्राइडेंट लिमिटेड ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है, साथ में अपने डिविडेंड का ऐलान भी किया और उस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी है। यानी कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो लगातार अच्छा हमें डिविडेंड पे करती है, यानी जो भी प्रॉफिट होती है उसमें हमें हिस्सेदार बनाती है। ट्राइडेंट उन कंपनियों में ही शुमार है। यहाँ पे ट्राइडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएलआई स्कीम है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है और ट्राइडेंट की कारोबार में देखें तो वृद्धि लगातार हो रही है, बिजनेस तो बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इनका 50% बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और एक्सपोर्ट में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम है। चाहे आप यूरोपियन बाजार ले लो या फिर यूएस के बाजार, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसी वजह से ट्राइडेंट को थोड़ा सा तकलीफ देखना पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल इंडियन बाजार में डिमांड काफ़ी अच्छी है और रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये छोटा पेनी स्टॉक जो इस समय मिड कम कंपनी बन चुकी है, क्या आने वाले समय और जबरदस्त रिटर्न दे सकता है? क्योंकि एक बार 70 का हाई बना के स्टॉक इस समय 31 के आसपास है। क्या करना चाहिए इस वीडियो में, सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 31.85 पर रही, जहाँ पे 0.78% की हमें गिरावट देखने को मिली। वैसे काफ़ी समय से स्टॉक आपको 31-32 के आसपास दिखाई देगा और एक तरह से इसका एक मजबूत सपोर्ट बन रहा है 30 के आसपास का, और एक तेजी की संभावना यहाँ से बन सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। 18 मई को हमारे सामने रिजल्ट होगा क्वार्टर 4 का, यानी समय आ चुका है, बहुत ही कम समय बचा है। तो 18 मई की इस मीटिंग के दौरान कंपनी एक तो सबसे बड़ी हमें रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, चाहे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्डिंग के माध्यम से हो या फिर किसी और तरीके से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से हो, लेकिन कंपनी फंड रेज करने जा रही है। और इसका मतलब यह है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, लगातार बढ़ते बिजनेस को इस समय पैसों की जरूरत है और इसीलिए कंपनी फंड रेज करने जा रही है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड का ऐलान करेगी। तो ये सारी बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाली है इस स्टॉक को। अब जैसे कि कंपनी ने कहा कि वो डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड के लिए आप देखें तो 18 मई को डिविडेंड के ऊपर फैसला हो जाएगा और यहाँ पे प्रस्ताव पास कर लिया जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है डिविडेंड के लिए, यानी 25 मई। इसके पहले अगर आपने शेयर खरीदे और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर है तो बिल्कुल आपको इस डिविडेंड का लाभ मिलेगा। तो इस समय आप शेयर खरीद सकते हैं, आपको पूरा इसमें मौका मिलेगा डिविडेंड मिलने का। और कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। अब जैसे कि अगर आप इसके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको लगातार 2022 में सबसे शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू देख सकते हो 2018 में 4572 रुपीज़ के आसपास था, जो 2021 तक लगातार कम हुआ। 2021 में 4531 रुपीज़ तक आया, लेकिन 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है कंपनी ने। रेवेन्यू 6998 करोड़ तक पहुंच गया, यानी सबसे शानदार साल रहा इनका पिछले 4-5 साल में 2022। प्रॉफिट को भी अगर देखें तो 2018 में मात्र 266 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था और 2021 तक ये प्रॉफिट 304 करोड़ तक ही बढ़ा, लेकिन 2022 में प्रॉफिट सीधा 834 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 2022 बहुत ही बेहतर है कंपनी के लिए। लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर के बाद में देखें तो ये जो 2022 के उसमें हमें थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। नेटवर्थ लगातार बढ़ा, आप देख सकते हो 2018 में इनका 2726 करोड़ के आसपास जो नेटवर्थ था वो 2022 में बढ़ के 3845 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पीएलआई स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर को ले चुके हैं, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत सारे जॉब क्रिएट होते हैं और इंडिया की एक तरह से देखें तो ये नाक है। इस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना जरूरी है और इसलिए सरकार ने पीएलआई स्कीम का इसको बेनिफिट दिया है, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव सरकार की तरफ से दिया जाता है और इसका फायदा है जो ट्राइडेंट को भी मिला है। अब आप देख लो इस बार जो पीएलआई स्कीम लाई गई है ये 5 साल का इसका टाइम पीरियड है, जिसमें देखो फाइनेंशियल 2025-26 से लेके फाइनेंशियल 2029-30 तक ये आप देखें तो ये पीएलआई स्कीम चलेगी और इसका फ़ायदा इन सारी कंपनियों का जो भी इसमें लिस्ट में शामिल है। तो आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय पीएलआई स्कीम इसलिए लानी पड़ रही है क्योंकि जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो लगातार कम हो रहा है। आप देख सकते हो कि 2017-18 के अंदर जो हमारा एक्सपोर्ट था वो $37.55 बिलियन का था। अब आप देख सकते हो कि 2018-19 में वो बढ़ा है, यहाँ पे $38.40 बिलियन तक पहुंच गया, यानी 2018-19 काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन फाइनेंशियल 2019-20 की बात करें तो जो एक्सपोर्ट का कारोबार देख सकते हो वो $35.18 बिलियन के आसपास है।
तो कोविड का इफेक्ट भी पड़ा, उसके बाद में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो ऑलरेडी 50% एक्सपोर्ट के कारोबार पे डिपेंडेड है, उसको इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ा। अब यहाँ पे पीएलआई स्कीम पार्ट 1 के तहत जिन कंपनियों को शामिल किया उनको अगर देखें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देख सकते हो कि एवगोल इंडिया लिमिटेड दिखाई देगा। उसके बाद में देख सकते हो क्यूबैटिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके बाद गोवा ग्लास फाइबर्स, फिर एचबी कॉटन मिल्स, इसके बाद देखें तो हिम्मत सिंगा सीड्स लिमिटेड, और उसके बाद आप देख सकते हो किमरेली क्लर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आप ये देख सकते हो मदुराई टेक्सटाइल लिमिटेड, एमपीसीआई प्राइवेट लिमिटेड, और 9 नंबर पे आपको दिखा देगा पैरागन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद देखोगे 10 नंबर पे आपको प्रतिभा सिंटैक्स लिमिटेड दिखाई देगा, 11 नंबर पे शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और 12 नंबर पे श्री दुर्गा सिंथेटिक, और 13वें नंबर पे आपको ट्राइडेंट लिमिटेड दिखाई देगा। उसके बाद एक कंपनी और यानी 14 कंपनी है जिनको यह पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला है। तो सरकार की रेमो क्रम बिल्कुल मिल रही है, और इसी वजह से ट्राइडेंट आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि पीएलआई स्कीम की वजह से इनको बिजनेस करने में काफ़ी आसानी होगी। और जैसे कि इस बार कंपनी फंड रेज भी करने जा रही है, और इसके पीछे वजह भी है कि कंपनी पिछले दिनों अपने रिजल्ट के दौरान डिक्लेयर किया कि वो अपने बिजनेस को और अपने प्लांट को एक्सपांड करने जा रहे हैं, यानी उनका बात लेने और बेड लेने का बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ में उनका केमिकल डिवीजन का बिजनेस भी बढ़ेगा, और इसके लिए फंड की जरूरत है। तो इसलिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से इस बार फंड रेज हो सकते हैं, या फिर दूसरा कोई तरीका भी हो सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ने लगातार अपने डेट को भी कम किया है, और कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 19.90 के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाता है। 45% का कंपनी डिविडेंड पे आउट दे रही है। इस तरह से देख सकते हो कंपनी बहुत ही बेहतर है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे जम के खरीदारी करें, आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.13 करोड़ का अलग से इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 158 ने 0.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 0.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आप देख ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर ने इस बार मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। आप देख सकते दिसंबर में उनकी 72.94% की होल्डिंग थी, जो इस बार 73.19% के आसपास हुई है। यानी इस लेवल पे प्रमोटर अपने शेयर खरीद रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है, और उनके हिसाब से ये फेयर वैल्यू, और इसीलिए वो इस समय इस लेवल पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। FI ने इस बार निवेश को बढ़ाया। आप देख सकते हो 2.36% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 2.43% हो गई। तो FI की पसंद बना हुआ स्टॉक, और इन्होंने जम के खरीदारी किया मार्च के दौरान। DI की बात करूँ, उनकी होल्डिंग वही एजिट है, 0.04% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय भी वही है, और होल्डिंग काफ़ी कम है। ऐसे DI इस पर भरोसा थोड़ा कम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 22.90% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, इस समय 23.09% हुई, यानी जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। अदर्स की बात करूँ, उनकी 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो 1.25%, यानी अदर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। अब इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही शानदार कही जाएगी। EPS सिस्टम इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। लेकिन अगर हम बायर डिमांड की बात करें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, यानी इस समय लोग इसको खरीदना पसंद करें। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के इसकी रेटिंग अच्छी है, और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, और जिस तरह से सरकार का पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, और इस बार Q4 के रिजल्ट का इंतजार करना, और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा, और ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।